बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 8 पार्ट बी के साथ कंप्यूटर आर्किटेक्चर में शिफ्ट है। और हमने जो लास्ट लेक्चर देखा है उसके अंदर हमने डायरेक्ट मैपिंग को देखा और डायरेक्ट कैशे मैपिंग को देखा और उसके अंदर हमने उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखी। जो हमें उसके अंदर एडवांटेजेस नजर आई हुई थी कि इट्स अ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल, right? It's a very simple to map the cache over the through the direct mapping. लेकिन जो उसके अंदर हमें सबसे बड़ी मुश्किल नजर आई वो ये थी कि हमारी नंबर ऑफ मिसेस जो थी सॉरी द वर्ड इज परहैप्स नॉट करेक्ट, जो हमारी हिट के मुकाबले में मिस थी वो नंबर ऑफ मिस बढ़ती जा रही थी। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ मिस बढ़ती जा रही है तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। मुझे नहीं पता कि इसको मिसेस लिखना चाहिए या मिस लिखना चाहिए, तो हम इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है कॉन्फ्लिक्ट मिस। और वो कॉन्फ्लिक्ट मिस क्यों था? हमें पता है कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को तलाश करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्री एलोकेटेड लाइन नंबर में ही मिलेगा, हमें किसी और जगह वो मिल नहीं सकता। अच्छा, इसकी वजह से हमें जो फायदा था वो ये था, जो इसका एडवांटेज था वो सिर्फ ये था कि जब भी हम टैग को कंपेयर करते थे एड्रेस के साथ तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे एक टैग अटैच होता था और हम उस टैग के साथ डायरेक्टली ओनली वन कंपैरिजन, राइट, ओनली वन कंपैरिजन के हम सिर्फ क्या करते थे कि अभी वन कंपैरिजन आपको इस वजह से समझ नहीं आएगा कि हमें नहीं पता कि मल्टीपल कंपैरिजन भी होते हैं। तो वन कंपैरिजन के साथ हम क्या करते थे कि जस्ट सिंपली हम कंपेयर करते थे कि क्या जो टैग के अंदर 3 बिट्स है। अगर मैं अपनी वो जो एग्जांपल हमने पूरी तरह की है तो मैं उसी एग्जांपल को बहुत ज्यादा उसी के बारे में बात करूंगा। अदरवाइज टैग का साइज जैसे हमने कहा कि वो खासा बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, तो वो प्योरली डिपेंड करता है कि हमारी मेन मेमोरी और कैशे के साइज क्या है। तो ये जो टैग है, इस टैग का जो कंपैरिजन है वो हम करते हैं फिजिकल, जितना भी हमने टैग का साइज रखा होता है फिजिकल एड्रेस के इब्तदाई पोर्शन में हम जो मतलब उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है उनको हम कंपेयर करते हैं टैग के साथ एंड वी गो टू अ पर्टिकुलर लाइन। हम एक पर्टिकुलर लाइन पे जाके उसके टैग के साथ हम बात करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये जो है इस वक्त इसमें कौन सा ब्लॉक होगा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल, अगरचे अब बहुत इसका जो प्रोसेस है वो लंबा हो गया है, डायरेक्ट मैपिंग को इतना ज्यादा टाइम हमें नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब हम इसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो उसका हमें फायदा ये हो रहा है कि हम जो बाकी 2 टाइप की मैपिंग्स हैं उनके बहुत सारी चीजें हम साथ के साथ हम किए जा रहे हैं और जब एक के डिसएडवांटेज किए जाते हैं तो वो दूसरे मैपिंग का एडवांटेज बन जाता है। तो अगर फर्स्ट कीजिए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे यहाँ पे मैप हुआ है, जो टैग है वो है 010 और अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मुझे अंदाजा होता है कि यहाँ पे 110 है और अगर मैं यहाँ पे जाके टैग को चेक करूं तो मुझे मिलता है से फॉर एग्जांपल 111 और यहाँ पे जब आके मैं चेक करता हूं तो मुझे टैग मिलता है 000। तो अगर आप थोड़ी सी भी वर्किंग करके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि मुख्तलिफ टैग के होने से हमें पता चल जाता है कि जब यहाँ पे हमारा टैग है 000 तो स्ट्रेट अवे हमारे यहाँ पे जो ब्लॉक पड़ा होगा दैट वुड बी B0 ब्लॉक। B0 ब्लॉक का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जो मिलेंगे वो W0, W1, W2 एंड W3, वर्ड नंबर 3, ये हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो आपको अंदाजा होगा कि लाइन नंबर 2 और जो अगर आप देखें तो लाइन नंबर 2 की थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स बनाएं तो दिस इज 2 एंड
द टैग इज 111। तो अगर आप यहीं से ही ब्लॉक नंबर कैलकुलेट कर लें तो आपको अंदाजा होगा 2, 4, 8, 16, 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30। तो वेरी क्लियरली यहाँ पे ब्लॉक नंबर 30 पड़ा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे टैग है 110 और जो लाइन नंबर है दैट इज 01, तो अगर आप इसको चेक करें तो ये होगा 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो यहाँ पे ब्लॉक नंबर उस वक्त मोमेंट पे पड़ा होगा 25। और अगर आप इसे देखेंगे तो 010 और द लाइन नंबर इज 00, तो आपको मिलेगा 1, 2, 4, 8। तो यहाँ आपको टिपिकली ब्लॉक नंबर 8 पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये तो एडवांटेज है कि हमें जो टैग हमें देखना है तो टैग के मुताबिक हमें बड़ी आसानी से एक पर्टिकुलर लाइन पे ही जाके देखना है कि ब्लॉक नंबर 25, ब्लॉक नंबर 21, ब्लॉक नंबर 29, ये हमेशा हमें लाइन नंबर 1 में ही मिलेंगी। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगरचे हमारी ये जो है कुछ और जगह खाली भी पड़ी हो, लेकिन हमें उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को पर्टिकुलर लाइन में ही तलाश करना होता है, तो जिसकी वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट मिस हमारे बढ़ जाते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट मिस बढ़ने का मतलब यह है कि हमारी जो मेमोरी है वो अंडर परफॉर्म कर रही होती है। अब इसके बाद मैं जाता हूं फुली एसोसिएटिव पे। जब मैं फुली एसोसिएटिव मैपिंग की तरफ जाता हूं तो मैं एग्जांपल वही रखता हूं ताकि हमें ज्यादा परेशानी ना हो चीजों को दोबारा मैप करने में। तो मैं इसमें देख रहा हूं कि मेरा यहाँ पे ब्लॉक नंबर 0 है और ब्लॉक नंबर 1 है। ब्लॉक मेरा ब्लॉक नंबर यहाँ पे जो है वो दैट इज 2, दिस 3 एंड दिस इज ब्लॉक नंबर 31। और अगर मैं वर्ड्स देखूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 127 और यहाँ पे मिलेगा 126, यहाँ 125 और 124, जबकि यहाँ थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा 1, 2 and 3 and that is 4, 5, 6 and 7। अच्छा, and so on हमें इस तरह से मिलेगा। अब जो फुली एसोसिएटिव का जो मकसद है वो है कि जो शॉर्टकमिंग या जो डिसएडवांटेज है डायरेक्ट मैपिंग का, हमने उसे ओवरकम करना है। जब हम उसे ओवरकम करते हैं तो ओवरकम करने का मतलब ये है कि अब जो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी कि कोई भी ब्लॉक जो है वो किसी पर्टिकुलर लाइन में ही मिलेगा, तो अब हमने उस लिमिटेशन को जब खत्म किया तो हमें पता चलेगा कि कोई भी ब्लॉक, कोई पर्टिकुलर ब्लॉक, जैसे पहले हमारे पास एक कंडीशन थी कि ब्लॉक 3 जो है वो सिर्फ लाइन नंबर 3 में ही मिल सकता है, राइट, लेकिन कभी भी लाइन नंबर 1 में नहीं मिल सकता। तो क्या था कि दैट वाज द लिमिटेशन विद अस। जब हमारे पास ये लिमिटेशन बन गई तो हम इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए हमने जो फुली एसोसिएटिव मेमोरी का जो तस्वीर आया, तो फुली एसोसिएटिव मैपिंग का जो तस्वीर आया, तो उसने हमें बताया कि नहीं, अब क्या होगा कि ब्लॉक 0 जो है वो अगर यहां मैप हो सकता है तो ब्लॉक 0 यहां भी मैप हो सकता है, ब्लॉक 0 यहां भी मैप हो सकता है, ब्लॉक 0 यहां भी मैप हो सकता है। इसी तरह अगर मैं ब्लॉक नंबर 23 की बात करूं वो यहां भी हो सकता है, ब्लॉक नंबर 23 यहां भी हो सकता है, ब्लॉक नंबर 23 यहां भी हो सकता है, और किसी भी लाइन में ब्लॉक नंबर 23 मैप हो सकता है। इन अदर वर्ड्स हमने इस वक्त फुली एसोसिएट कर लिया कि जो लाइन खाली मिले ब्लॉक वहां पे जाके रख दो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि
हमने एक ट्राई की कि जो कॉन्फ्लिक्ट मिस है उनको हम ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर दें। अब उसको रिड्यूस करने के लिए जो हमें सबसे बड़ी चेंज करना होगी वो ये होगी कि जब हम सिस्टम को कहते थे कि यू आर विद द डायरेक्ट मैपिंग, तो डायरेक्ट मैपिंग में हमने जो मेन मेमोरी वाला हिस्सा था तो उसके एड्रेस को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक था कि ब्लॉक ऑफसेट का और एक था ब्लॉक नंबर का, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली जो हमने कैशे का जो एड्रेस था वो उसको तकसीम किया था तीन हिस्सों में। दैट वाज ब्लॉक ऑफसेट, दैट वाज लाइन नंबर एंड दैट वाज स्ट्रेट अवे द टैग। अच्छा, अब ये क्या है कि जब हमने कह दिया कि किसी भी लाइन में, जब हमने कह दिया कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन में, राइट, तो कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन में जब बात आ गई तो पहला फर्क तो ये पड़ा कि अब लाइन नंबर की जो हमारी एक रिजिड सिचुएशन थी या जो हमारे पास एक था कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन नंबर पे ही आना है, तो ये रिक्वायरमेंट तो अब हमारी खत्म हो गई। लिहाजा अब जो है सिंपली हम उसमें जाएंगे कि जो हमारा जैसे ब्लॉक ऑफसेट था और जो हमारा टैग है, एक्चुअली इसका जो हमें फर्क पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि जो हमारा टैग है अब वो अकेला काम करेगा। जो पहले दो काम जो मुख्तलिफ चीजें कर रही थी, पहले था कि एक तो हमारा लाइन नंबर हमारे लिए काम कर रहा था और फिर टैग काम कर रहा था। अब हमने जब लाइन नंबर को इमैटेरियल करार दे दिया कि कहीं पे भी वो हो सकता है, जब लाइन नंबर इमैटेरियल डिक्लेयर हो गया तो इसका मतलब है कि अब सिर्फ टैग काम करेगा। लेकिन अब के एक जो हमारे लिए आसानी पैदा हुई वो ये थी कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट मिस दैट वुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है, और हमारी जो परफॉर्मेंस है मेमोरी की दैट वुड बी इंप्रूव्ड। लेकिन उसके पैरेलल में जो हमें एक छोटा सा नहीं बल्कि हमें नुकसान हो रहा है, वो नुकसान ये है कि एक तो जो टैग हमारा इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में डायरेक्ट मैपिंग के अंदर था दैट वाज इक्वल टू 3 बिट टैग, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो है 2 बिट्स तो आ गई इसकी और जो हमारा टैग है दैट हैज गॉन टू 5 बिट साइज। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ आपके लिए और जो है इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं, हमारे पास वर्किंग स्पेस दोबारा बच जाएगी। जी, हमने देखा कि जो हमारे पास फुली एसोसिएटिव मैपिंग होगी तो उसमें हमारे पास जो अब चेंज आएगी वो चेंज ये है कि जैसे ही हमारा ब्लॉक नंबर है और हमारा जो ब्लॉक ऑफसेट है जो कि हमारा मेन मेमोरी से जिसका ताल्लुक था, तो उसी तरह अब जो है जो हम कैशे की बात करेंगे, ये हमारा कैशे है जो कि उससे स्मॉल है और ये सिर्फ 16 बिट्स 16 वर्ड्स का है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये तो हमने कह दिया कि हमेशा ये जो ब्लॉक साइज है दैट इज इक्वल टू द लाइन साइज। लिहाजा जो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो तो वही होगी, लेकिन अब के टैग हमारा दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द 5 बिट्स, ठीक है। टैग हमारा 5 बिट का और ब्लॉक ऑफसेट से 2 बिट्स का। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो चूंकि 31 ब्लॉक्स है 0 से 31 तक, तो 5 बिट का ही ब्लॉक साइज है और 5 जो है वो 2 बिट का ब्लॉक ऑफसेट है। तो फुली एसोसिएटिव मेमोरी में हमें जो मिला वो टैग, ये सबसे बड़ा फर्क यही होगा कि अब के यहाँ जो टैग रखा होगा वो टैग, फर्ज कीजिए कि हमारे पास टैग की वैल्यू है 0 0 0 1 0 0।
फाइव%, ठीक है। अगर 5 बिट का हमारे पास एक टैग पड़ा है, तो 5 बिट के टैग की अगर आप वैल्यू देखें तो आपको वैल्यूज मिलेंगी दिस इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि लाइन 0 पे इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो ब्लॉक पड़ा है दैट इज ब्लॉक नंबर 2। और ब्लॉक नंबर 2 का मतलब ये है कि वर्ड नंबर 8, वर्ड नंबर 9, वर्ड नंबर 10 एंड वर्ड नंबर 11। तो यहाँ पे जो पड़े होंगे वो 8, 9, 10 और 11 नंबर वर्ड्स पड़े होंगे। इसका मतलब ये है कि जब सीपीयू एक मेमोरी में से सर्च करने लगेगा 000101 अगर उसने तलाश करना है, तो स्ट्रेट अवे इसका मतलब ये है कि ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 2 में वो वर्ड नंबर 3 ढूंढ रहा है, तो विच इज एक्चुअली द वर्ड नंबर 11। द फोर्थ वर्ड या वर्ड नंबर 3 एट द ब्लॉक 2 इज वर्ड नंबर 11, तो वो वर्ड नंबर 11 को ढूंढ रहा है। अगर सिस्टम आके तो इस एड्रेस में से जो टैग है उसे अगर आके कंपेयर करता है और उसे ये टैग यहाँ पे मिल जाता है 0010, तो इट मीन्स क्लियरली हमारी जो रिक्वायर्ड आइटम है वो यहाँ पे पड़ी है। फिर उसमें से वो देखेगा कि उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा वर्ड उठाना है। जैसे कि हमने जो इस एग्जांपल बनाई है, इस एग्जांपल में हमें 1 मीन्स के जो वर्ड नंबर 3 या फोर्थ वर्ड है वो हमें यहाँ से उठाना है, क्योंकि वर्ड नंबर 3 इज द फोर्थ वर्ड का मतलब यह है कि चूंकि हमारी काउंटिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से n-1 तक, तो जो nth वर्ड होगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू n-1। तो ये इसका हमें एडवांटेज है कि हम जो है वो जो कंफ्लिक्ट मिस है वो मैक्सिमम अवॉइड कर सकेंगे। लेकिन जो इसका हमें नुकसान हुआ, तो नुकसान ये था कि एक तो हमारा टैग का साइज बड़ा हो गया, राइट। जो टैग का साइज था 3 इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दैट हैज गॉन टू 5 होने का मतलब ये है कि अब सिस्टम को एक बड़े फिगर की कंपैरिजन की तरफ जाना पड़ेगा। एक तो ये हुआ कि टैग जो है वो बड़ा हो गया, और अगली बात, पहले जब आप कंपैरिजन टैग का कंपैरिजन करने जाते थे तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक, अगर मैं इसी B2 की बात करूं तो B2 हमेशा आपको लाइन नंबर 2 से ही मिलेगा। लिहाजा आप क्या करते थे, आप सिर्फ एक छोटा सा टैग एक जगह पे जाके देखते थे, अगर वो टैग नहीं है तो आप उसे मिस डिक्लेयर करके तो आगे चले जाते थे। अगर वो टैग आपको मिल जाता था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अगर यहाँ पे आपको 000 सिर्फ मिल जाता था तो आपको फिर यकीन होता था कि ब्लॉक नंबर 2 लाइन नंबर 2 में ही पड़ा है, और आपको जो है वो बहुत ज्यादा कोई कंपैरिजन नहीं करना पड़ती थी। अब क्या होगा कि आप उस टैग को यहाँ ढूंढेंगे, फिर आप उस टैग को यहाँ ढूंढेंगे, फिर आप उस टैग को यहाँ ढूंढेंगे, फिर आप उस टैग को यहाँ ढूंढेंगे, इसके कंपेयर करेंगे, और इस तरह क्या होगा कि आपकी नंबर ऑफ टैग कंपैरिजंस एक तो ये बढ़ जाएगी, और दूसरा ये है कि आपका जो टैग है उसका साइज इटसेल्फ बढ़ गया। लेकिन जो एडवांटेज आपको हुआ वो ये था कि जिस वक्त जो भी मेमोरी की पोजीशन स्पेयर है और जिस एरिया के नंबर ऑफ ब्लॉक्स की इस वक्त ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप बजाय किसी और तरतीब में जाने के सिर्फ उन्हीं को पर्टिकुलरली उनको उठा के ले आते थे और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के मुताबिक उन्हीं को ही ज्यादा वहां पे प्लेस करते थे, बजाय एक ब्लॉक के आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंक्रीज करके तो उसकी विसिनिटी के वहां पे रख लेते थे और रख लेते हैं, और उसकी वजह से जो आपकी कंफ्लिक्ट मिस है वो रिड्यूस हो जाती है, और कंफ्लिक्ट मिस का रिड्यूस होने का मतलब स्ट्रेट अवे आपकी हिट्स बढ़ जाती है, और जब आपकी हिट्स बढ़ती हैं तो आपको जो एडवांटेज है वो ये है कि आपकी मेमोरी का जो परफॉर्मेंस है वो दैट हैज बीन इंक्रीज्ड।
तो जी हमने एडवांटेज ले लिया कि अब कोई भी वर्ड किसी भी लोकेशन में हो सकता है, लेकिन इसके बदले में हमने फिर क्या किया, हमने कहा कि हमें जो पे करना पड़ेगा वो ये होगा कि हमारा जो टैग है दैट हैज गॉट bigger1, और bigger1 का मतलब सिर्फ ये नहीं है बल्कि we will be coming over the content addressable memory, ठीक है, but what we call the can, या हम इसे कहते हैं content addressable memory. This is very costly, it's very costly. फायदा क्या हुआ कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय की और हमें उसके बदले में जो पे करना है वो कॉस्ट पे करनी है कैप की, विच इज वेरी कॉस्टली मेमोरी, और लेकिन इस कॉस्ट के बदले हमें जो एडवांटेज मिलता है वो ये है कि ना सिर्फ ये कि हमारे जो टैग का साइज है वो बड़ा हो गया और उस टैग को वो सर्च करेगा, बल्कि जो इसका सबसे जबरदस्त एडवांटेज है जो अभी हम शायद पूरी तफसील में ना करें, वो ये है कि वो बजाय इसके कि वो एक एक करके करे, मतलब लाइन को चेक करे, तो वो उस टैग की जो सर्चिंग है या जो उसका टैग का कंपैरिजन है वो पैरेलल में लगभग हर लाइन पे शुरू कर देता है। तो इस हवाले से जो इसका जो है हमें एडवांटेज है फुली एसोसिएटेड मैपिंग का, कि हमने एक जो लिमिटेशन थी ऑफ द डायरेक्ट मैपिंग दैट वी हैव ओवरकम, और उसके बदले में हमें जो उसका एडवांटेज हुआ, जो उसका डिसएडवांटेज हुआ वो ये था कि इट वाज कॉस्टली एंड वी हैव longer tag to be compared. After discussing direct mapping, उसके बाद हमने बात की associative mapping की, and now we are moving towards the KVA set associative mapping. और जब ये तीन तरीके हम करेंगे तो फिर हम एंड पे इनका कंपैरिजन करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कर सके तो केवे सेट एसोसिएटिव मैपिंग कर सकेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि जब एक के बाद दूसरे टाइप की मैपिंग आई तो इसका मतलब ये है कि पहले वाली मैपिंग के कुछ शॉर्टकमिंग्स थे जिनको अगली मैपिंग के अंदर उनको यूज किया गया। तो केवे का मतलब ये है कि हम कोई भी जो है नंबर ऑफ वेज हैं जो हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग में हम ले सकते हैं। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, हम एक सिंगल एग्जांपल पे ही कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारा बुनियादी मकसद है वो यही है कि ऐसा ना हो कि हम जो एक ही एग्जांपल हम लेके चले हैं तो उसी को ही लेके चलते रहे, ताकि हम प्रॉपरली कंपैरिजन कर सकें कि क्या हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमें बात समझ आ रही है या नहीं। तो अगेन मैं उसी बात पे रहूंगा कि ये जो है वो 16 वर्ड्स पे है, और जो सॉरी ये मुझे इरेज करना होगा जी। मैंने कहा कि अगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास 16 वर्ड्स हैं और मेरे पास 4 लाइन्स हैं, और सिमिलरली ये वही एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे 128 वर्ड्स हैं और ईच ब्लॉक में वी आर हैविंग 4 वर्ड्स, और यहाँ पे ये ब्लॉक 0 है। अच्छा, जो केवे सेट एसोसिएटिव है वो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन है पिछली दो टेक्निक्स की जो बेहतर चीजें थी उनको उठा के वो ले लिया गया है। जैसे कि जब हम गए थे उसके ऊपर डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर, तो डायरेक्ट मैपिंग में हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो ये था कि हमें मालूम था कि जस्ट एक पर्टिकुलर लाइन पर चले जाओ और वहां पे तुम्हें या मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। आपको कोई बहुत लंबा वर्किंग नहीं करनी। अच्छा, उसके मुकाबले में जब हमने जो हम फुली एसोसिएटिव पे आए, जो एसोसिएटिव है उसका पूरा नाम है फुली एसोसिएटिव। तो जब हम फुली एसोसिएटिव पे आए
तो फुली एसोसिएटिव में हमने जाके ये देखा कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई कि हम कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं, किसी लाइन में भी किसी ब्लॉक को रख सकते हैं। लेकिन जो हमें उसका डिसएडवांटेज हुआ वो ये था कि हमारा जो कंपैरिजन था या जो हमारे टैग की लेंथ है वो बहुत बढ़ गई थी, और उसके मुकाबले में हमें जो कैम है वो बड़े से बड़ा कैम लेना पड़ा, और विच इज वेरी कॉस्टली मेमोरी। अच्छा, जो के मतलब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो भी, तो वो हमें बहुत जो है ना उसकी कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ती है। तो लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो गई। तो समवे इन द मिडल क्या किया गया कि द बेस्ट ऑफ द डायरेक्ट मैपिंग और द बेस्ट ऑफ द फुली एसोसिएटिव मैपिंग के एक दरमियान में एक और प्रोसेस किया गया, और इसको हम कहते हैं के वे सेट एसोसिएटिव। के वे सेट एसोसिएटिव का मतलब 2 raised to power n, कोई भी नंबर ऑफ वेज आप कर सकते हैं। मसलन आप 2 वे कर सकते हैं सेट एसोसिएटिव, आप 4 वे सेट एसोसिएटिव कर सकते हैं, आप जो है वो 8 वे कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और अब के जो हमारे पास एक नई चीज आई, जैसे कि ये हमारे पास हमने एक बड़ी लिमिटेड सी सूरत हाल ली हुई है, तो इस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, हम 2 वे सेट एसोसिएटिव को हम ट्राई करेंगे और हम देखेंगे कि इसके अंदर हम किस तरह से अपना काम कर सकते हैं। तो ओके, अब हम ये देखते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। हमने कहा 2 वे। 2 वे का मतलब ये है 2 वे सेट, राइट। 2 वे सेट का मतलब ये है कि अगर मैंने 2 वे सेट डिसाइड किया है अपने इस कैशे के लिए, हमने कैशे के लिए अगर 2 वे सेट को सिलेक्ट किया है, तो मैं इसकी टोटल लाइंस को 2 सेट्स में तकसीम कर दूंगा, राइट। 2 सेट्स में तकसीम कर दूंगा, और एक सेट होगा सेट 0 और दूसरा होगा सेट 1, ठीक है। फॉर मैं ऐसे नहीं कर सकता था कि फिर ये बिल्कुल डायरेक्ट मैपिंग के इक्विवेलेंट नहीं आ जाती, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ लाइंस इसमें बहुत कम है। लेकिन जो प्रैक्टिकली हमारी मेमोरीज हैं, उनके जो कैशे मेमोरीज हैं उनमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस हैं, तो इन दैट केस हमें जो सेट्स बनाना है वो खासा इजी होता है, और नंबर ऑफ सेट्स भी हमारे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगली बात ये है कि अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनको हमने इस तरह से करना है कि ब्लॉक 0 वो यहां भी आ सकता है, ब्लॉक 0 यहां भी आ सकता है। हमने क्या किया कि ये जो तमाम ब्लॉक्स थे उनको 2 सेट्स में तकसीम कर दिया, राइट। और हमने कहा कि ब्लॉक 1 जो है वो यहां भी आ सकता है, ब्लॉक 1 यहां भी आ सकता है, ब्लॉक 2 इस लाइन में भी आ सकता है, ब्लॉक 2 इसमें भी, ब्लॉक 3 इसमें, और ब्लॉक 3 इसमें। अगर हमने ये डिसाइड किया है तो आप देखिए कि जो हमारा पहले हम जब तकसीम करते थे तो हम कहते थे ब्लॉक ऑफसेट और ब्लॉक नंबर, ठीक है। ब्लॉक नंबर हमारा था 5 बिट का और ब्लॉक ऑफसेट था 2 का। और जब हम कैशे पे आए, बिल्कुल जैसे हमने के डायरेक्ट मैपिंग में जो हमारा एड्रेस था उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया था, तो चूंकि मैं ये कह रहा हूं कि हम एक कॉम्बिनेशन पे हैं। जैसे कि डायरेक्ट मैपिंग में था कि आप सिर्फ एक जगह मौजूद हो सकते हैं किसी एक लाइन नंबर पे, जबकि जो हमारी फुली एसोसिएटिव थी मैपिंग, तो उसके अंदर था कि आप कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो हम सेट एसोसिएटिव की तरफ जा रहे हैं, तो सेट एसोसिएटिव में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक से ज्यादा जगह पे हो सकते हैं, लेकिन आप हर जगह नहीं हो सकते। नतीजा क्या हुआ कि आपने जो वो कंपैरिजंस थे वो रिड्यूस कर लिए, लेकिन जो एक फुली एसोसिएटिव की फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप एक से ज्यादा जगह पे हो सकते हैं, तो वो भी आपने अपने पास लिमिटेड वे में इंटैक्ट रखी। तो ये एक दरमियाना रास्ता है कि जिसके अंदर आपने क्या किया कि फुली एसोसिएटिव की 100% लिबर्टी भी नहीं है और डायरेक्ट मैपिंग की तरह आपकी फुली आप रिजिड भी नहीं है। तो नतीजा क्या हुआ कि अब आपका जो कंपैरिजन है
वो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूं तो फिर उसके बाद फिर वापस आता हूँ जी। हम जो नंबर ऑफ सेट्स हैं उन्हें जब कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें नंबर ऑफ के की वैल्यू क्या मिली है। तो टोटल जो नंबर ऑफ लाइंस हैं उनको डिवाइड कर देंगे के साथ। हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी आर हैविंग द 4 लाइंस और हमें अगर 2 वे सेट एसोसिएटेड पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम 2 सेट्स बनाएंगे और वो 2 सेट इस तरह से होंगे, दिस वुड बी S0 और दिस वुड बी S1। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम ये देखें कि हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, हमारे पास जो है वो टैग में क्या तब्दीली आएगी। तो टैग में ये तब्दीली आएगी, हम जैसे देख रहे थे कि जो पहला टैग था हमारा जो मेन मेमोरी वाला था उसके अंदर हमारे पास था ब्लॉक ऑफसेट और ब्लॉक नंबर, ठीक है। अब के क्या होगा, जो हमने उसमें देखा था डायरेक्ट मैपिंग में, तो हम कहते थे कि ब्लॉक ऑफसेट है और डायरेक्ट मैपिंग में, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफसेट है और फिर हम उसमें निकालते थे लाइन नंबर और इसके बाद हम कहते थे कि देयर इज अ टैग। अच्छा, जब हम आए फुली एसोसिएटिव पे, जो फुली एसोसिएटिव मैपिंग थी, तो हमने कहा कि ब्लॉक ऑफसेट और बाकी सारा था हमारा टैग। अच्छा, अब के जब हम आएंगे सेट एसोसिएटिव मैपिंग पे तो हम ये देखेंगे कि हमारा सेट कितना है। हम क्या करेंगे कि ब्लॉक ऑफसेट के तो वो ही रखेंगे, राइट, जो कि ब्लॉक का साइज है। हमने पहले से कहा है कि जो एक लाइन है वो हमेशा ब्लॉक के बराबर ही होगी। अच्छा, यहाँ पे बिकॉज वी आर हैविंग, अच्छा यहाँ पे हम डालेंगे, मैं ये पहले बात कर लेता हूँ, यहाँ पे हम सेट का नंबर डाल देंगे, ठीक है। सेट का नंबर डालेंगे और उसके बाद बाकी जो बचेगा दैट वुड बी द टैग। अब बात यह है कि मुझे कितनी बिट्स लेनी है। इस पर्टिकुलर केस में जब मैं 2 वे की बात कर रहा हूँ, जब मैं 2 वे की बात करता हूँ तो 2 को डिनोट करने के लिए मीन्स के 0 और 1 मुझे 1 बिट चाहिए, लिहाजा मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 बिट। और ये मुझे पता है कि चूंकि मुझे 4 इस पर्टिकुलर एग्जांपल में शो करना था तो मेरी यहाँ पे आ जाएंगी 2 बिट्स, ठीक है। जैसे फुली एसोसिएटिव हमने 2 बिट्स इधर रखी थी और 5 इधर रखी थी, और यहाँ पे भी 5 और 2 थी, और यहाँ हमने रखी थी 2, यहाँ रखी थी 2, और जो टैग था हमारा वो 3 पे मुश्तमिल था, तो हमारी 7 पूरी हो गई। यहाँ पे हमारी अगर 2 यहाँ आ रही हैं और 1 यहाँ आ रही है तो बाकी बचेंगी 4, तो यहाँ पे हमारा टैग होगा 4 का, और टैग होगा जब 4 का तो हमें उसका फायदा क्या होगा कि हमारा जो टैग का साइज रिड्यूस होने से अब हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा कि हम अपनी चीज को तलाश करें। पहले हम जाएंगे एक सेट के अंदर और उस सेट के अंदर जब हम तलाश करेंगे तो हमें अगर वो टैग या यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, राइट, और अगर उस सेट में नहीं मिला तो बस वो वहीं पे हो सकता है, अदरवाइज हम अगर मिल गया तो हम उसको डिक्लेयर करेंगे एज हिट, और नहीं मिलता तो वी डिक्लेयर इट एज मिस। और एक और जो इसके अंदर बात हमें समझने की है, मैं वो है टैग के साइज पे। तो हम इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर है उसके अंदर ये सेट एसोसिएटिव की बात थोड़ी सी और करके तो हम इस मैपिंग को हम वाइड अप करेंगे और वहां पे हम टैग के लेंथ की भी बात करेंगे। तो फ्रॉम माय एंड दिस लेक्चर इज ओवर। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।